टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मुझे एक हाई कोर्ट से समन आया हुआ है और हाई कोर्ट के समन में उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं बेसिकली, जो मैंने ऑलरेडी अपने लोकल कोर्ट से केसेस करे 138 के उनकी कॉशिंग के लिए एप्लीकेशन दी है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं टू द पॉइंट बात करूँगा, जिसमें आपको मैं ये बताऊँगा कि बेसिकली इस और ये जो दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो एक्यूज होता है वो किस तरह की डिफेंसेस देने की कोशिश करता है कि आपका केस वीक हो जाए, टेक्निकली आप कुछ ना कर पाओ और जो है केस जो है वो अपने फेवर में कर लें कि केसेस ही कॉश हो जाए, केसेस ही कैंसिल हो जाएं जो हमने केसेस करे हुए हैं। लेकिन बेसिकली दोस्तों 138 में कभी ऐसा प्रोसेस मैंने आज तक नहीं सुना हुआ है कि 138 का केस आपका लोअर कोर्ट में लगा है जहाँ पे एक्यूज एक बार भी अपीयर नहीं हुआ है, लेकिन वो हाई कोर्ट में जाके अपील कर रहे हैं उनको कॉशिंग के लिए। आई डोंट नो कि हो सकता है कि एक्यूज ने अपने बहुत सारे फैक्ट्स छुपाए हो हाई कोर्ट से और बताने की कोशिश की हो कि वो बहुत इनोसेंट है, उसका तो कोई लेना देना नहीं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों ये है हमारा जो हाई कोर्ट का समन मुझे आया हुआ है, उसमें मैं आपको बताता हूँ जो मेरे रेलिवेंट चीज़ है, जो जिसमें मेरे को ऑर्डर किया गया है मेरे को वहाँ पहुँचने के लिए। लिखा है कि You are hereby informed to appear before this court on the date and time fixed above personally or through a duly authorized advocate for this court to show cause as to why the petition be not admitted। Basically मुझे वहाँ पे एक कारण देना है कोर्ट को कि ये जो पिटिशन है इसको एडमिट क्यों ना किया जाए, पिटिशन जो उन्होंने करी हुई है उसको एडमिट क्यों ना किया जाए। आइडियली ये सिनेरियो नहीं होना चाहिए था। आई डोंट थिंक कि कैसे, आई डोंट नो कैसे मतलब हाई कोर्ट ने भी ये समन कर दिया, लेकिन हो जाता है सबसे, कोई नहीं दोस्तों। और इसमें साफ साफ लिखा है कि whereas the petitioner as mentioned above has petitioner as mentioned above has presented a petition under section 482 CRPC for issuing direction to the respondents, and whereas the such petition came to motion hearing on 27 January 2022, तो जिसमें कि बेसिकली पिटिशनर ने कहा है कि इनको केसेस को कॉश कर दिया जाए। तो दोस्तों ये आगे सारे एफिडेविट्स लगे हुए हैं। एफिडेविट्स का मतलब क्यों पर्पस होता है, क्यों ज़रूरी होते हैं केसेस में, आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है ना, आपके जो एडवोकेट्स हैं वो आपको ये बताएंगे एफिडेविट बनेगा, पावर ऑफ अटॉर्नी बनेगा, उसमें पैसे लगा लेते हैं, ये लगता है वैसा कुछ नहीं होता है। कि एफिडेविट छोटा सा प्रिंटेड पेपर होता है जिसमें आपको टिकट्स लगाने होते हैं कुछ, जो कि ये शो कर देता है कि जो आपने प्रूफ दिया, कोई भी प्रूफ अगर आप कोर्ट में देते हो तो एक एफिडेविट के थ्रू होना चाहिए, कोर्ट तभी एक्सेप्ट करती है। अगर आपके पास कोई प्रूफ है और आप कोर्ट को दिखाते हैं तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन फिर भी आपको कहेगी कि इसका एक एफिडेविट देगी, क्योंकि कोर्ट में कोई भी प्रूफ तभी एक्सेप्टेबल है जब वो एक एफिडेविट के साथ रहेगा। एफिडेविट बहुत सिंपल होता है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखें कि कोई भी प्रूफ होता है एफिडेविट के थ्रू ही जाना चाहिए। अब दोस्तों मैं इसके जो कंप्लेंट की है मैं उसके पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि कंप्लेंट में जो पॉइंट्स मेंशन किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इस तरह के ही कंप्लेंट के पॉइंट्स जो है वो आगे भी इन फ्यूचर केस में जो प्रोसीडिंग्स अगर बढ़ती हैं तो ऐसे ही आएंगे, और इनका हाई कोर्ट में मैं कैसे जवाब देता हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इसमें पहला पॉइंट तो लिखा है कि दैट द पिटिशनर इज द रेजिडेंट ऑफ अबव मेंशन्ड एड्रेस एंड बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया इज एंटाइटल्ड टू इन्वोक द एक्स्ट्रा जुडिशियल एंड इनहेरेंट पावर्स ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस नरेटेड हियर आफ्टर। मतलब हेयर इन आफ्टर मतलब कि इसमें जो भी पिटिशनर है, जिसने भी अब जो एक्यूज्ड है चेक बाउंस के केस में, वो पिटिशनर बनी हुई है, हाई कोर्ट में जाकर ये बताने की कोशिश करेगी बहुत इनोसेंट है, और वो अपनी इस कोर्ट को से रिक्वेस्ट कर सकती है कि वो इस अपनी पावर को एक्सरसाइज करे। दोस्तों दैट द ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस लीडिंग टू द फाइलिंग ऑफ द प्रेजेंट पिटिशन आर दैट द रिस्पोंडेंट हैज फाइल्ड अ टोटली फॉल्स, अब मेरे बारे में बात हो रही है, बेसलेस फैक्चुअली इनकरेक्ट फ्रिवलस कंप्लेंट्स अंडर सेक्शन 138, और आगे केस की डिटेल दी हुई है। इसमें बताया गया कि मैंने सारे के सारे फेक केसेस करे हुए हैं और उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और उसमें तीसरा पॉइंट लिखा है दैट अपॉन फाइलिंग द प्रेजेंट कंप्लेंट द कंसर्न मजिस्ट्रेट हैड समन्ड द पिटिशनर ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस मेंशन्ड इन द कंप्लेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिलिमिनरी एविडेंस टेंडर्ड बाय द रिस्पोंडेंट कंप्लेनेंट देयरइन आफ्टर इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट, जो भी है। मतलब ये पॉइंट को थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, सॉरी इसको स्किप कर दे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। इसमें लिखा है कि दैट ऑन द वेरी पर्सुअल ऑफ द कंप्लेंट वाइड एंड एग्जिस्ट दिस it would be evident that the respondent has abused the process of law, मैंने abuse किया है process of law को by filing false and frivolous cases, ठीक है, which otherwise on fact as narrated by the respondent even if assumed to be true though not concealed, then too the complaint itself would be found not to be maintainable. But despite the same, the learned trial court has been pleased to issue a summoning order against the petitioner herein, which is causing grave injustice and unnecessary harassment to the petitioner and further causing the wastage of precious time of the court of law. Basically, इन्होंने कहा है कि मैंने तो झूठे केसेस करे ही हैं, ये इनका कहने का मतलब है, लेकिन कोर्ट ने भी गलत किया है। जो लोअर कोर्ट ने उनको ऑर्डर कर दिया है 130 चेक बाउंस उनका हो, लेकिन कोर्ट ने बहुत गलत किया उनको चेक बाउंस में समन करके। दोस्तों इतना ध्यान रखना, बहुत गलती कर दी है कोर्ट ने, ठीक है। तो चलो देखते हैं। और उसने एक और चीज देखी, दैट द रिस्पोंडेंट इज अ क्रॉनिकल हैबिचुअल लिटिगेंट एंड इज
making illegal use of checks which has been illegally obtained stolen from the car of the employee of the husband of the petitioner। अब आगे दोस्तों अपने औकात पे कि ये इन्होंने लिखा है कि मैंने इनके चेक्स जो है चुराए हुए हैं, इलीगली ऑब्टेन किए हैं। इनके हस्बैंड का जो एम्प्लॉय था उनके दुकान में, स्टोर में जो सामान बेचने वाला उसको एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, उसको उसकी कार से मैंने चुराए हुए हैं। ठीक है, तो जो भी है दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे। उन्होंने आगे ये सारी डिटेल दी है कि उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कब कराई, कैसे नहीं कराई, वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ इसमें। लेकिन इससे आगे मैं आपको इसका एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ दोस्तों। ठीक है, हाँ, तो एक और पॉइंट है दैट द रेस्पोंडेंट कंप्लेनेंट हैड नॉट अप्रोच द ऑनरेबल कोर्ट विद क्लीन हैंड्स एंड हैज कंसील्ड द मटेरियल फैक्ट्स फ्रॉम द ऑनरेबल कोर्ट वाइल प्रोक्योरिंग द समनिंग ऑर्डर्स। तो वो कह रहे हैं कि मैंने जो है कोर्ट को अनक्लीन हैंड से अप्रोच किया है और मैंने फैक्ट्स जो है छुपाए हुए कोर्ट से। ठीक है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आगे इन्होंने लिखा है कि द रिस्पोंडेंट कंप्लेनेंट इज इंटेंशनली एंड नोइंगली फाइल्ड अ टोटली रॉन्ग बेसिस। बस यही सब बातें कर रहे हैं ये लोग, लेकिन मैं इसके आगे आपको कुछ और पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अभी तक तो सिर्फ ये रॉन्ग बेसिस कंप्लेंट्स पे ही बात चल रही है। The essential ingredients required to making out an offence under section 138 of negotiable instrument are not made out and the resultantly the complaint deserve to be quashed। मतलब इसको quash कर दिया जाए। One of the basic ingredients under section 138 negotiable instrument act is legally enforceable debt is not made out of the present case in hand। ये कह रहे हैं कि present case में legally enforceable debt नहीं था। The petitioner had neither demanded nor was in any need of the money to which she would have approached the respondent complainant for the grant of any loan or debt। तो उनका कहने का मतलब है कि petitioner को किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी, तो कभी वो मतलब उसके पास कोई रीज़न नहीं था मुझसे पैसे मांगने का। ठीक है, और एक और पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अब मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। Petitioner is a separate person entity from her husband and any amount has been passed on to her husband, she would be in no manner responsible for the same। The petitioner had never handed over any check to the respondent complainant against any loan debt received by her। तो इसमें लिखा गया है कि petitioner जो है वो एक petitioner और उसका हस्बैंड दोनों ही जो है वो एक्यूज हैं कुछ केसेस में। तो petitioner ने कहा है कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, मेरे पति के अकाउंट में पैसे हैं। साफ शब्दों में बताता हूँ, तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ उसके लिए कि मेरे पति के अकाउंट में पैसे आते हैं। दोस्तों इससे आपको आंसर खुद ही ढूंढ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ी मेहनत कर लेना आप गूगल पे, आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिक इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैं आपको तब बताऊंगा कि मैंने क्या आंसर दिया जब मैं इसका आंसर फाइल कर दूंगा, और उसके आगे जो प्रोसीडिंग होगी 21 फरवरी को हाई कोर्ट में, वहां पे मैं अगर जो भी होगा वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। मैं आपको ये अभी बता सकता हूँ कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन दोस्तों हमें ये जानना है कि प्रैक्टिकली ये चीज़ें होती है कि नहीं, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात चल रही है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली जो होगा मैं आपको वही बताऊंगा दोस्तों। उसके आगे मैं आपको बता देता हूँ कि उसने लिखा है कि जो अपने गुणगान गाए हैं कि मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं। ठीक है, अब अगली बात मैं बताता हूँ दोस्तों आपको। नेक्स्ट पेज पे मैंने सारी चीज़ें हाईलाइट करके रखी हुई हैं दोस्तों। तो इसमें लिखा गया फ्रॉम द perusal of the record I find that the complainant has not mentioned any date, month, year as to when the loan was advanced to the accused. No other particulars of any type have been mentioned in the complaint. No receipt or security document was got executed while lending huge amount of this to the accused. There is no document on record to show the loan transaction. No income tax return has been shown to prove the transaction। इसका मतलब उन्होंने कहा है कि मैंने डेट, मंथ और टाइम मेंशन नहीं किया कि मैंने उनको पैसे कब दिए थे, लेकिन दोस्तों मैंने मंथ और ट्रांजेक्शन जो है वो पूरी की पूरी मेंशन करी है कि एक्यूज ने मुझे मल्टीपल टाइम्स अप्रोच किया था। दोस्तों उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि एक्यूज ने जो मतलब एक्यूज जो है वो उसके पास कोई रीज़न नहीं है मुझे अप्रोच करने का। तो दोस्तों इसके आगे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि मैंने कोई डेट टाइम मेंशन नहीं किया है, मैंने ये भी मेंशन नहीं किया है कि जो कोई इनकम टैक्स रिटर्न भी मैंने कोर्ट को नहीं दिखाई है। तो इसका आंसर जब मैं दूंगा दोस्तों तो मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर बेसिकली क्या हो सकता है। ठीक है, बिकॉज द कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 एक्ट इज टोटली इन मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ based upon misuse of check stolen by the respondent complainant against whom a criminal complaint is already pending। मेरे अगेंस्ट एक क्रिमिनल कंप्लेंट ऑलरेडी पेंडिंग है, उन्होंने कहा है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया इस कंप्लेंट में। उन्होंने एक और पॉइंट लिखा है कि इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट एट द रेलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम एज रेफर्ड बाय द रिस्पोंडेंट इन हिज कंप्लेंट अबाउट लेंडिंग ऑफ द मनी टू द petitioner for her need, the petitioner was already having sufficient amount in her bank account, out of which she has made FDR of rupees 6 lakhs to her son and rupees 10 lakhs to her own name। The copy of bank account statement of the petitioner
फॉर द रेलिवेंट टाइम पीरियड इज द नेक्स्ट, जो भी है दोस्तों उन्होंने कहा है कि उस वक्त पे इनको कोई पैसों की जरूरत नहीं थी, इनके अकाउंट में बहुत सारे पैसे थे, 6 लाख रुपए उन्होंने अपने बच्चे के अकाउंट में भेजे, 10 लाख अपने अकाउंट में भेजे, पता नहीं अकाउंट अकाउंट क्या भेज रहे थे ये लोग, इनको पता होगा, लेकिन उन्होंने ये सब भी मेंशन किया। लोग दोस्तों इस चीज़ का आप समझ ही सकते हैं क्या जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने इस तरह की चीज़ों में मेन पॉइंट्स में आपको बताता हूँ। इन्होंने सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट की बात की है कि मेरे पास कोई सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट नहीं था, ITR की बात की कि मैंने ITR फाइल नहीं की है। इन्होंने इसकी बात की है कि इनके पास सफिशिएंट पैसे थे अकाउंट में, अकाउंट स्टेटमेंट लगाई है, तो उस हिसाब से तो अगर इतने ही पैसे थे तो आपका अकाउंट जो चेक है वो बाउंस क्यों होगा। लेकिन दोस्तों ये सब मैं आपको तब बताऊंगा जब ये चीज़ें एक्चुअल में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू में जो भी होगा मैं आपको वो सब बताऊंगा दोस्तों। इसके बाद मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, जो कि जो एक्यूज है उसके हस्बैंड ने मेरे अगेंस्ट एक कंप्लेंट की है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मोहाली में। बेसिकली उन्होंने इतने सारे सेक्शन लगाए, बता दो कौन कौन से सेक्शन लगा दिए। 380, 406, 465, 467, 468, 471, 473 एंड सेक्शन 511 IPC। दोस्तों इतने सारे सेक्शन लगाए हैं इन्होंने। बेसिकली इस कंप्लेंट में देखिए, ये 1.5 पेज की कंप्लेंट, इन्होंने 1.5 या 2 पेजेस की कंप्लेंट है, ये देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी कंप्लेंट है। इसमें उन्होंने लिखा है कि बेसिकली मैं इस कंप्लेंट में आपको समझा देता हूँ। उन्होंने कहा कि अक्यूज जो भी मतलब बेसिकली अभी जो एक 2 लोग हैं, एक मतलब एक मतलब हस्बैंड वाइफ है दोनों, हस्बैंड के अगेंस्ट भी केसेस हैं, वाइफ के अगेंस्ट भी केसेस हैं, ठीक है। तो जो हस्बैंड है उसने इस कंप्लेंट में लिखा, हस्बैंड ने कंप्लेंट किया, हस्बैंड ने लिखा है कि उसने अपने स्टोर में, उनका एक स्टोर था पहले जो कि रातों रात बंद हो गया, वो उनके मतलब पता नहीं ऐसा क्या हो गया जिनको रातों रात बंद करना पड़ेगा, आप समझ ही सकते हैं कि क्या ही हो सकता है उनके साथ। तो उनका स्टोर था, उसमें उन्होंने एक एम्प्लॉय रखा था, उसको उन्होंने बहुत सारे चेक्स दे रखे थे। तो उन्होंने देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, During that time period, I was paying the installments of a property which was in the name of my wife, blah 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 blah, जिसमें उसने अपने साइन चेकबुक जो थी वो अपने एम्प्लॉय को हैंड ओवर कर रखी थी। और उसके बाद मैंने उसके एम्प्लॉय की, और एम्प्लॉय ने अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड में उस चेकबुक को रखा हुआ था। मैंने उसके एम्प्लॉय से गाड़ी ली, गाड़ी लेके मैं फरार हो गया। 6 महीने तक मैंने गाड़ी को उनको दिया नहीं, और जब उनको वो गाड़ी मिली 6 महीने के बाद, उनको अबैंडन्ड मिली वो एक जगह पे, उसमें से चेकबुक भी चोरी हो गए थे, उनके स्टैम्प पेपर्स भी चोरी हो गए थे। दोस्तों बहुत बुरा हुआ, मैं तो ये कहता हूँ जिसके साथ भी ऐसा हुआ है वो बहुत ही बुरा हुआ है। लेकिन देखते हैं एक्चुअल में कितना सच है इन चीज़ों के पीछे, वो तो आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद दोस्तों इन्होंने लिखा है कि जब उन्होंने मुझसे वो चेक्स मांगे और सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स मांगे, तो इन्होंने कहा, तो मैंने उनको NDPS एक्ट में और एक्सीडेंट केस में फंसाने की पूरी कोशिश की। और एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने लिखा है कि द एक्यूज हैज़ नो फियर ऑफ लॉ ऑफ द लैंड, he is in a habit of forging and manipulating the government documents like license, registration certificate of the car, etc. At present he is residing at Rising Sun blah 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 जो भी है, and is using a car of make Honda Brio of the registration number this, however the actual number of the car is different। मतलब मैंने सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन की भी सारी दुकान खोल रखी है घर पे, मैं सारी चीज़ें चेंज भी कर देता हूँ। मैं बोला कि मैं ये कर रहा हूँ, उन्होंने मतलब जितना फॉल्सली इम्प्लीकेट कर सको आप करने की पूरी कोशिश की है दोस्तों। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कंप्लेंट में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे सेक्शन लगा दिए, 380, 406, 465, 467, 468, 471, 473 एंड 511 IPC। तो जितने भी ये सेक्शन लगा ले, जब तक आप प्रूव ना कर पाओ चीज़ों को, तब तक आपके सेक्शनों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडवोकेट से उनको काम क्या है, उनको ये सेक्शंस के अलावा, रटने के अलावा उनको इसके अलावा कोई काम नहीं होता है। तो सेक्शंस उनको पता ही होंगे। जो भी किसी को भी अगर आप कुछ झूठ बोलोगे उसका भी सेक्शन है, आप किसी के साथ लड़ाई करोगे उसका भी सेक्शन है, आप किसी के कुछ भी करोगे, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई IPC CRPC में सेक्शन बने हुए दोस्तों, ठीक है। तो मैं इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो बिल्कुल मदद करेगा दोस्तों। कुछ एक पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट का, ये ITR का पॉइंट्स, ये सब पॉइंट्स आपको सोचना है कि आप खुद अपनी कॉमन सेंस से सोचिएगा कि इन पॉइंट्स का क्या जवाब होना चाहिए और क्या आप कर सकते हो। और दोस्तों मैं तो ज़रूर बताऊँगा, जो भी 21 फरवरी को हियरिंग है हाई कोर्ट में, मैं उसमें आपको ज़रूर बताऊंगा कि मैंने क्या किया, और देखते हैं कि प्रैक्टिकली वो पॉइंट्स कितने सक्सेसफुल होते हैं। जो मैं सोचता हूँ वो कितना रेलिवेंट है, और जो मैं नहीं सोचता हूँ वो कितना रेलिवेंट है, और वो जो सोच पा रहे हैं वो क्या कर सकते हैं। लेकिन इस समन में उन्होंने वो सारी चीज़ें लिख दी हैं जो वो अंदर से सोच रहे थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों 21 को जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसमें आपको सब पता चल जाएगा कि हाई कोर्ट में क्या हुआ, हाई कोर्ट ने इस केस को कैसे देखा और कैसे नहीं देखा। और दूसरी बात रही 18 को भी उनकी एक जो एक्यूज है, जो हस्बैंड है वो भी एक्यूज है बेसिकली, तो उसका जो है लोअर कोर्ट में समनिंग ऑर्डर्स हुए हैं उसको। और समनिंग क्या, उसको जो नॉन अवेलेबल वारंट के बाद जो वो आया था, तो उसके लिए इंटरिम की
एप्लीकेशन की हो सकता है सुनवाई हो, लेकिन अभी तक मेरे को ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि दोस्तों जज टू जज भी डिपेंड करता है और कोर्ट टू कोर्ट भी डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी देखते हैं 18 को क्या होता है। लेकिन 18 और 21 को मैं आपको सारी की सारी अपडेट दूंगा। तब तक के लिए आप ध्यान रखिएगा अपना, और बीच में अगर मुझे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट लगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन दोस्तों आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू एवरीवन आउट हियर। जो भी मेरा चेक बाउंस का ये वीडियो देख रहे हैं, या तो वो कंप्लेनेंट है या तो वो एक्यूज्ड है। दोस्तों तो मैं एक्यूज को तो यही कहूँगा, अगर आप अपने आप को ये सोच रहे हैं कि आप बच जाएंगे इस केसेस से और कंप्लेनेंट कुछ नहीं कर पाएगा, तो ऐसा नहीं है। लॉ काफ़ी स्ट्रिक्ट है, लेकिन मैं सभी कंप्लेनेंट्स के लिए बोलना चाहूँगा कि हिम्मत बिल्कुल मत हारना। और जो भी अगर आपके साथ किसी आपके आसपास भी किसी के साथ ऐसे चेक का फ्रॉड हुआ है, तो दोस्तों आप उसको ज़रूर एनकरेज करिए, कोई चेक बाउंस का केस करिए, क्योंकि जो भी हो आपको एक्यूज्ड को कभी भी ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं देना कि आप चेक का मिसयूज़ करिए। अदरवाइज दुनिया यूं ही मूर्ख बनती रहेगी, हमेशा ही लोग पैसे देते रहेंगे, अपनी हार्ड अर्न मनी को लूज़ कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आएगा तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।